हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश के टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग कंजंक्शन टॉपिक से आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन टाइप। आई विल कम इफ़ यू कॉल मी। यहाँ पर जो आपका कंजंक्शन है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या प्रीपोजिशनल है? तो ये जो कंजंक्शन होगा उसका टाइप पहचानने के लिए हमको सबसे पहले पता करना है कि कंजंक्शन है कौन सा। तो आई विल कम, आई जो है आपका क्या है? प्रोनाउन है। विल यहाँ पे वे हेल्पिंग वर्ब है और कम वर्ब है। फिर से यू कॉल मी में यू प्रोनाउन है, कॉल वर्ब है और मी आपका प्रोनाउन है। इफ़ जो है ये आपका कंजंक्शन है। अब आपको बताना है कि इफ़ जो है ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या प्रीपोजिशनल है? तो इफ़ जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैं आऊँगा अगर तुम मुझे कॉल करोगे। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, तो जब ऐसा होता है तो वो होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए देखते हैं, इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि ये एक डिपेंडिंग क्लॉज है। इफ़ यू कॉल मी आपका मेन क्लॉज है, देन आई विल कम आपका डिपेंडिंग क्लॉज है। ये बता रहे हैं कि कंडीशन है, अगर तुम कॉल करोगे तो ही मैं आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप represents the fan boys coordinating conjunction? Options है for and nor but or yet so, for although neither but only yet so, first and never but or yesterday since, for also not but often yet so। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फैन बॉयज़ जो है एक निमोनिक्स है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए एक निमोनिक्स बनाया गया है। तो फैन बॉयज़ कौन कौन सा है? एफ है वो फॉर के लिए है, ए है वो एंड के लिए है, एन नॉर के लिए है, बी जो है बट के लिए है, ओ और के लिए है, वाई येट के लिए है और एस सो के लिए है। तो ये वाला जो पूरा फॉलो हो रहा है वो किस में फॉलो हो रहा है? वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैन बॉयज़ जो है एक निमोनिक्स है, जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो समान महत्व के शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एरर इन ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वर्कड हार्ड? ऑप्शन है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ ऑल्दो, यूज़ ऑफ बट इज सुपरफ्लुअस या इनकरेक्ट टेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद, इसके बावजूद कि वो टायर्ड है, बट ही वर्कड हार्ड, पर उसने कड़ी मेहनत की। तो ऑल्दो के साथ क्या होता है ना, कभी भी बट नहीं जुड़ता। ठीक है, ऑल्दो के साथ या तो येट का यूज़ होता है या तो सिर्फ एक कॉमा लग जाता है और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती, पर बट का यूज़ नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूज़ ऑफ बट इज़ सुपरफ्लुअस। तो एक्सप्लेनेशन है, ऑल्दो के साथ कभी भी बट का यूज़ नहीं होता। ऑल्दो के साथ या तो येट आएगा या तो सिर्फ एक कॉमा आएगा, इसलिए बट का यूज़ यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, मतलब फालतू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस शी एट आफ्टर हिम, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ आफ्टर? तो शी सैट आफ्टर हिम, वो बैठी, किसके बाद बैठी? उसके बाद बैठी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आफ्टर है वो क्या है? कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है? तो जब भी आफ्टर जो रहता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, पहले आता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशन कहलाता है, उसका जगह बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आफ्टर है वो एक प्रीपोजिशन है। यहाँ आफ्टर के बाद आपको सिर्फ एक प्रोनाउन दिख रहा है, कोई वाक्य नहीं दिख रहा, इसलिए जब नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर ये संबंध बताता है तो इसको बोला जाता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंजंक्शन फिट्स वर्क हार्ड डैश यू विल फेल? कड़ी मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे। एंड, और, बिकॉज या ऑल्दो, यहाँ पे क्या होगा? कड़ी मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे, तो कड़ी मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो क्योंकि तुम फेल हो जाओगे, या कड़ी मेहनत करो उसके बावजूद तुम फेल हो जाओगे। तो क्या बोलोगे आप? कड़ी मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया जाता है और साथ में चेतावनी दी जाती है, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो? और लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूल इज़ अप्लाइड फॉर वर्ब्स इन नीदर नॉर या ईदर और?
कौन सा रूल अप्लाई होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, बीवी रूल। बीवी रूल होता है वर्ब अग्रीज विथ सेकेंड सब्जेक्ट, प्लूरल ऑलवेज या सिंगुलर ऑलवेज। तो नीदर नॉर और ईदर और के साथ जो रूल अप्लाई होता है वो है बीवी रूल। बीवी रूल मतलब जो वर्ब है वो एग्री करता है सेकेंड सब्जेक्ट के साथ। अगर वर्ब लगेगा तो वर्ब किससे लगेगा? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ लगेगा और दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ पे वर्ब लगेगा। अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा। इसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ सो टायर्ड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सो। अब आपको बताना है कि सो जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या इंटरजेक्शन है। तो आप देखो सो के बाद क्या दिया है? टायर्ड दिया है। टायर्ड मतलब क्या दिया है? थका हुआ। थका हुआ होता है तो थका हुआ क्या है? उस इंसान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो टायर्ड एक एडजेक्टिव है। अब आपको बता जा रहा है कैसा थका हुआ है? सो टायर्ड, बहुत थका हुआ है। तो एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए एडजेक्ट सो किसी वाक्य को जोड़ नहीं रहा है बल्कि टायर्ड की विशेषता बता रहा है कि वो कितना थक गया है, इसलिए यहाँ ये क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनटिल, अनलेस, बट या बिकॉज। तो इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है? तो हमने जो पीछे पढ़ा था फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ में बी जो था वो किस लिए था? बट के लिए था। तो बट जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बाकी तीनों जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरिलेट दिस, करेक्ट दिस सेंटेंस ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। तो आपको करेक्ट करना है ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बोथ इंटेलिजेंट सो हार्ड वर्किंग या बोथ इंटेलिजेंट बिकॉज हार्ड वर्किंग। तो हमको सिंपल सा रूल याद रखना है कि वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग है, ऐसा बोलते हैं। तो बोथ के साथ हमेशा आता है एंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। बोथ का जोड़ा हमेशा एंड के साथ ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन वाइल रिप्रेजेंट्स इन ही केम वाइल आई वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे वाइल कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या इनमें से कोई नहीं है? तो वाइल मतलब होता है जब तक, जब, ठीक है। वाइल का मतलब क्या हो जाता है? जब हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वह आया जब मैं सो रहा था। तो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य से जुड़ा हुआ है, उस पर आश्रित है। जब पर ऐसा कुछ होता है ना तो वो हो जाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइल जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है इन नॉट ओनली द बॉयज़ बट ऑल्सो द टीचर डैश प्रेजेंट विच वर्ब फिट्स। तो अब बोला जा रहा है नॉट ओनली द बॉयज़ बट द ऑल्सो द टीचर। अब यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा, वॉज या इज़ लगेगा, वर लगेगा या हैव लगेगा। तो हमने अभी पढ़ा था रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि वर्ब जो लगता है वो किसके हिसाब से लगता है? वो लगता है जो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे टीचर है तो टीचर के साथ सिंगुलर है टीचर, टीचर के साथ प्लूरल नहीं लग सकता तो है, वर और आर नहीं लगेगा। क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉज या इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्रिया दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, जो चीज़ हमने आपको बताया कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है विच कंजंक्शन इंडिकेट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन। कौन सा कंजंक्शन इसमें से इमेजिनरी मतलब काल्पनिक सिचुएशन को बता रहा है? ऑल्दो, एज दो, बिकॉज या सिंस। तो इसमें से जो इमेजिनरी सिचुएशन को बता रहा है वो है एज दो या एज इफ़। एज दो या एज इफ़ का यूज़ करते हैं हम इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। वो ऐसे बात करता है मानो राजा हो, तो ही स्पीक्स एज दो ही इज़ अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वर्ड आफ्टर इन शी केम आफ्टर आई कॉल्ड हर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या डिटर्मिनर है? तो शी केम वो आई, आफ्टर आई कॉल्ड हर किसके बाद आई? जब मैंने उसको कॉल किया उसके बाद वो आई। तो यहाँ पे आफ्टर जो हो जाएगा वो कंजंक्शन हो जाएगा जो दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ रहा है। जब दो क्लॉसेस को जोड़े जाएगा तो वो कंजंक्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई the error in he is not only smart and also hardworking. Incorrect use of smart should be but also instead of
एंड ऑल्सो, नॉट ओनली इज़ नेसेसरी या वर्ब इज़ रॉन्ग। तो नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो का बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि बट ऑल्सो होना चाहिए एंड ऑल्सो की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदर द टीचर डैश द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द चेंजेस। तो नीदर द टीचर डैश द स्टूडेंट्स, इसमें क्या आएगा, और आएगा, नॉर आएगा, एंड आएगा या बट आएगा। तो आपको सिंपल रूल याद रखना है कि नीदर के साथ पेयर बनता है नॉर का। तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट, देन व्हेन या वाइल। तो हार्डली आपको दिया है, हार्डली के साथ हमेशा पेयर बनता है व्हेन का। तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डली और स्कैर्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज़ होता है, देन का यूज़ एक कॉमन एरर है जिससे हमको बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैर्सली हैड शी फिनिश्ड हर डिनर डैश द बेल रैंग। तो स्केर्सली और हार्डली के साथ किसका पेयर बनता है, व्हेन का बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी डैश ही ऑल्सो सपोर्टेड मी फाइनेंशियली। तो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो जो कंजंक्शन का पेयर है, ईदर के साथ और बनता है, नीदर के साथ नॉर बनता है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन बनता है, ठीक है, वैसे ही नॉट ओनली के साथ पेयर बनता है बट ऑल्सो का। तो नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी बट ऑल्सो ही सपोर्टेड, सॉरी रुक जाओ, बट ऑल्सो ही ऑल्सो सपोर्टेड मी फाइनेंशियली। तो ऑल्सो ऑलरेडी दिया है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बट ही ऑल्सो सपोर्टेड, क्योंकि बट के साथ ऑल्सो हो गया ना। यहाँ पे यही चीज़ एरर हो जाती है कि आपको बट लिखना है, ऑल्सो यहाँ पे दिया है। नॉट ओनली के साथ पेयर बनता है बट ऑल्सो का, पर क्योंकि सेंटेंस में ऑल्सो है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए लेना है, बट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ही इज़ पुअर ही इज़ वेरी जेनरस ऑल्दो येट डिस्पाइट या इफ़। तो भले ही वो क्या है, गरीब है, ही इज़ पुअर वो गरीब है, ही इज़ वेरी जेनरस वो बहुत खुले दिल का है या दयालु है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ऑल्दो आएगा, येट आएगा, डिस्पाइट आएगा या फिर इफ़ आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी हमको कॉमा लगा रहता है ना तो उसके साथ आता है ऑल्दो। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ वेरी जेनरस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ डैश ही डिड नॉट स्टडी हार्ड। रीज़न कि वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी, कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की थी। तो क्योंकि बोलना है तो क्योंकि के लिए आप बिकॉज लगाओगे, सिंस लगाओगे, दैट लगाओगे या एज लगाओगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि द रीज़न वाई से जब शुरू होता है तो उसके साथ बिकॉज नहीं लगता, उसके साथ क्या लगता है, दैट। तो यहाँ पे द रीज़न वाई दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोथ रमेश डैश सुरेश आर कमिंग टू दी पार्टी। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, एज वेल एज आएगा, एंड आएगा, और या आएगा या एंड आएगा, सॉरी नॉर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बोथ के साथ हमेशा पेयर बनता है एंड का। तो बोथ रमेश एंड सुरेश आर कमिंग टू दी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज वेल एज का प्रयोग बोथ के साथ कभी नहीं करते क्योंकि वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, डैश द मदर वॉज रीडिंग डैश द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं व्हेन, वाइल, एज, ड्यूरिंग। तो यहाँ पे बताना है कि मदर वॉज रीडिंग, मम्मी पढ़ रही थी, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। तो कब क्या बोलेंगे हम, जब मम्मा पढ़ रही थी तब बच्चा सो रहा था। तो जब तक बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब दो क्रियाएं एक ही समय पर चल रही होती है तो समय के अंतराल को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइल द मदर वॉज रीडिंग द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव डैश द थीव्स रैन अवे। नो सूनर के साथ जो प्रयोग होता है वो यूज़ होता है देन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
जाएगा। नो सूनर के साथ हमेशा THAN देन यूज़ होता है, कभी भी देन या वेन का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नीदर नॉर या ईदर और। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, या तो वो दोनों इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बट हार्ड वर्किंग भी है, ना इंटेलिजेंट है ना हार्ड वर्किंग है, या इंटेलिजेंट है या हार्ड वर्किंग है। तो जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं ना, तो हम नॉट ओनली वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ए और बी दोनों चूज़ करने का दिया है तो उस कंडीशन में आप ए और बी दोनों चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग हमेशा ऑप्शन नंबर ए चूज़ करेंगे, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ऑल्दो के साथ किसका पेयर बनता है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑल्दो के साथ या तो येट का पेयर बनेगा या तो सिर्फ सिंगल कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे येट ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी ले लोगे, येट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क डैश आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। तो मैं पार्क में वॉक कर रहा था और फिर मैं किससे मिला, अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो इसको बताने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वाइल, व्हेन, एज या बिकॉज। तो यहाँ यूज़ हो जाएगा व्हेन। एक लंबा काम चल रहा होता है और दूसरा लंबा काम चल रहा होता है और दोनों साथ साथ हो रहे थे, जैसे मम्मी भी पढ़ रही थी, बच्चा भी सो रहा था, दोनों लंबा काम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वॉक कर रहा था लंबा काम और वो दोस्त से मिला छोटा काम। तो जब दोनों लंबे काम होते हैं तो वाइल, एक लंबा एक छोटा होता है तो व्हेन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस इफ़ ऑल्दो या अनटिल। तो अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम एग्ज़ाम पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। यू विल नॉट पास मतलब एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, अनलेस लगेगा, इफ़ लगेगा, ऑल्दो लगेगा या अनटिल लगेगा। तो अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम एग्ज़ाम पास नहीं हो पाओगे, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाते हैं अनलेस, यदि नहीं। जब भी यदि नहीं बोलना होता है तो हम अनलेस लगाते हैं, इफ़ नॉट इसका मतलब होता है। अनटिल का मतलब कब होता है, टाइम के लिए, इसलिए यहाँ क्या यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर ए, अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न डैश फॉर हिज एब्सेंस इज़ डैश ही इज़ इल। रीज़न कि वो एब्सेंट था, वो बीमार था। तो क्या है, द रीज़न के साथ क्या लगेगा, बिकॉज, सिंस, दैट या वाई। तो हमने पढ़ा था ना, द रीज़न के साथ हमेशा दैट लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ नीदर टैलेंटेड डैश ब्यूटिफुल। तो नीदर के साथ किसका पेयर बनता है, और, नॉर, बट या एंड। तो नीदर के साथ बनता है नॉर का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ईयर्स हैव पास डैश ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। 15 साल पास हो गए, वो दिल्ली से वापस आया। तो व्हेन, सिंस, दैट या एज क्या लगेगा। तो जब भी हमको ऐसा टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है ना तो वहाँ हम लगाते हैं सिंस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी वाक्य में एक प्रेजेंट परफेक्ट हो और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट हो तो समय की अवधि बताने के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। अगला है द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेशियस थिंग्स इन द बैग डैश द पुलिस अराइव्ड। तो हार्डली के साथ और स्केर्सली के साथ किसका यूज़ होता था, व्हेन का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नो सूनर हैड वी अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। तो नो सूनर के साथ किसका पेयर बनेगा, व्हेन का, देन का, दैन का या एज का। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का पेयर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एनकरेज्ड मी डैश आई माइट नॉट लूज हार्ट सो एज, सो दैट, बिकॉज या लेस्ट। तो उसने मुझे एनकरेज किया मतलब मेरा साहस बढ़ाया, आई माइट नॉट लूज हार्ट कि मैं अपना दिल नहीं गंवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो एज, सो दैट, बिकॉज या लेस्ट। तो यहाँ लग जाएगा सो दैट। जब भी हमको पर्पस बताने के लिए सो दैट का यूज़ करना होता है तो उसके बाद अक्सर मे या माइट का यूज़ होता है और लेस्ट के साथ आता है शुड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको माइट दिया हुआ है तो यहाँ पे सो दैट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ एक्सट्रीमली डाउटफुल डैश ही विल कम दैट, इफ़, वेदर, बिकॉज। तो
बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि वो आएगा, तो यहाँ पे की बोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेदर। जब भी वाक्य में डाउट या डाउटफुल के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस आए तो उसके साथ इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पे दैट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर अ टैक्सी डैश यू विल मिस द ट्रेन। एक टैक्सी हायर करो, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस्ट आएगा, अदरवाइज आएगा, सो दैट आएगा या एज आएगा। तो एक टैक्सी हायर करो अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे या तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अदरवाइज़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज़। जब भी चेतावनी दी जाती है तो हम अदरवाइज़ यूज़ करते हैं। लेस्ट का प्रयोग कब होता है, जब वहाँ पे शुड लगा होगा। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स डैश यू शुड फिल। तो शुड के साथ अभी हमने पढ़ा कि किसका यूज़ करते हैं, लेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये सबसे बड़ी पहचान है कि इसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें हमेशा शुड लगता है। तो जहाँ शुड लगा है वहाँ आँख बंद करके लेस्ट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ही इज़ ऑनेस्ट कॉमा ही इज़ रेस्पेक्टेड बाय ऑल। एज, बिकॉज, सिंस या दो। तो अब यहाँ पे ऑल्दो तो है नहीं कि हम कॉमा देख के ऑल्दो लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो ईमानदार है और वो रिस्पेक्ट किया जाता है सबके द्वारा। तो वहाँ पे एज लगेगा, बिकॉज लगेगा, सिंस लगेगा या दो लगेगा। तो यहाँ लगेगा एज या सिंस दोनों। जब हम किसी रीज़न को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं तो एज या सिंस का प्रयोग सबसे सटीक मानते हैं, पर चूँकि यहाँ कारण बता रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन नंबर ए, एज। नेक्स्ट है, डैश इज़ नथिंग एल्स डैश शेयर्स टू बी टी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन शायद छूट गया है, देन, बट, दैट या विच। तो यहाँ देखते हैं, एक फिक्स्ड रूल है कि नथिंग एल्स के बाद हमेशा बट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नथिंग एल्स है तो इसके बाद किसका यूज़ हो जाएगा, बट का यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न क्रिटिक्स अग्री दैट ब्राउनिंग इज़ एज क्रिएट टेनिशन दैट, सो, एज या लाइक। तो जब भी हमको एज दिया है ना तो एज फिर एक वर्ड फिर एज ऐसा आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता दिखाने के लिए हम लोग एज का यूज़ करते हैं। उतना ही महान है जितना जो भी नाउन आपको रखना है या प्रोनाउन रखना है या वर्ब रखना है। नेक्स्ट है आपका, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक डैश अ स्ट्रेंजर शुड एंटर द हाउस लेस्ट, सो दैट, अनलेस या इफ़। सिक्योरिटी गार्ड को जगा होना चाहिए, कोई स्ट्रेंजर घर के अंदर घुस जाएगा। तो शुड जब लगा है तो हमको देखना ही नहीं है कि हम और कुछ लगाएं। शुड के साथ क्या लगता है, लेस्ट लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट ऑल्दो इवन बिकॉज एज। तो जब कॉमा लगा है तो हम क्या लगाएंगे, ऑल्दो लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल्दो या दो का प्रयोग हमेशा विरोधाभास दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तुमको एडमिशन ग्रांट नहीं होगा, तुम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो तुमको एडमिशन ग्रांट नहीं होगा, नहीं हो सकता अगर तुम सबमिट नहीं करोगे डॉक्यूमेंट। तो अगर बोलने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इफ़ करेंगे, अनलेस करेंगे, अनटिल करेंगे या व्हेन करेंगे। तो अगर या जब तक बोलेंगे, जब तक तुम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तब तक तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जब तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अनलेस। अगर तुम नहीं सबमिट करोगे तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अनलेस क्या है, कंडीशन बता रहा है कि जब तक तुम डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न ही फेल्ड इज़ डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड। रीज़न कि वो फेल हुआ, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो यहाँ पे बिकॉज होगा, ड्यू टू होगा, दैट होगा या एज होगा। तो द रीज़न के साथ क्या लगता है, द रीज़न के साथ लगता है हमेशा दैट। तो यहाँ पे अक्सर दैट ही यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी बिहेव्ड इन सच अ मैनर एवरी वन डिसलाइक्ड हर। उसने ऐसा बिहेव किया, हर कोई उसको नापसंद करता है। एज, दैट, सो या देन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा दैट। यहाँ पे देखिए सच है तो सच के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच दैट।
नेक्स्ट है हार्डली हैड द ऑडिट टीम फाइनलाइज द लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट डैश द ट्रेजरी डेस्क बिगेन क्वेश्चनिंग दी एजम्पशन देन व्हेन या वेयर। तो जब भी आपको कंजंक्शन के क्वेश्चंस आए तो आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना है और ढूंढना है कि उसमें पेयर वाले में कौन सा वर्ड दिया है। तो यहाँ पे पेयर वाले में कौन सा वर्ड दिया है, हार्डली दिया है। तो हार्डली के साथ किसका पेयर बनता है, देन का बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपने व्हेन का बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपने करेक्ट आंसर लगा देना है। देन हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ पे क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। हार्डली आने पर इन्वर्जन हैड प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होता है जो पहले से मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस द वेंडर फेल्ड टू सबमिट द रिवाइज KYC डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम डैश द बैंक फ्रोज द ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन। यहाँ क्या लगेगा, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली या नो कंजंक्शन नीडेड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेंडर फेल हुआ सबमिट करने को रिवाइज KYC डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, तो बैंक ने क्या किया, फ्रोज कर दिया ऑन बोर्डिंग पाइपलाइन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिंस है, एज है, बिकॉज है, देयरफॉर है। तो वहाँ पे हम लोग को कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ एक कॉमा से आपका काम चल जाता है। वहाँ देयरफॉर, सो का यूज़ करना नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली ऐसा दिया है। तो वो हुआ इसलिए ये हो गया, वो हमको सेंटेंस में समझ आ रहा है, तो इसलिए आपको कंजंक्शन अलग से लगा के बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेवरल एनेक्सर्स वर मिसिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, द लीगल सेल रिफ्यूज टू क्लियर इट फॉर साइनिंग, ऑल्दो, बिकॉज, डिस्पाइट या इवन दो। तो बहुत सारे जो एनेक्सर्स थे वो मिसिंग थे ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट से, तो लीगल सेल ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया क्लियर करने के लिए साइनिंग को। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको लगेगा बिकॉज। यहाँ हमको कॉमा देख के ऑल्दो का यूज़ नहीं करना है, यहाँ क्या है, रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि एनेक्सर्स गायब थे इसलिए मना किया गया, इसीलिए यहाँ पे बिकॉज लगेगा। डिस्पाइट का यूज़ और ऑल्दो का यूज़ क्या होता है, विरोधाभास बताने के लिए कि बावजूद इसके कि नहीं थे और साइन कर दिया बोलता तो वहाँ पे हम ऑल्दो लगाते, पर क्योंकि वो बोला है कि नहीं था इसने नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बिकॉज लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं द रेगुलेटर नॉट ओनली टाइटन इट्स डिस्क्लोजर नॉर्म्स डैश मैंडेटेड क्वार्टरली स्ट्रेस रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट इट ऑल्सो या एज वेल एज। तो नॉट ओनली दिया है, नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो का बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेमो वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव डैश इवन द स्केप्टिकल ऑडिटर्स एक्सेप्टेड द रिकॉन्सिलेशन। ऑप्शंस हैं दैट, एज, सो दैट या बिकॉज। तो आपको क्या बताया गया था कि आपको देखना है कि दो कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सो लगा हुआ है, तो सो के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं द स्पोक्स पर्सन वॉज इंस्ट्रक्टेड टू बी केयरफुल लेस्ट ही डैश अ स्पेक्यूलेटिव रन ऑन द स्टॉक, वुड इन्वाइट, शुड इन्वाइट, इन्वाइट्स या विल इन्वाइट। तो स्पोक्स पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया गया केयरफुल होने को, यदि नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेक्यूलेटिव इन्वाइट करना पड़ेगा कि वो रन करे स्टॉक पर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेस्ट है, लेस्ट के साथ किसका पेयर बनता है, शुड का बनता है, तो शुड वाला लगा देंगे, शुड इन्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे और आपको जो भी मैंने समझाया है इसमें वो आपको अपने एग्ज़ाम तक याद रहे। अलग अलग एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का जब सब्जेक्ट आता है तो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ़ टॉपिक के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, जाकर उसको चेक कीजिए और अलग अलग टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम का क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से सारे वीडियोस को देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, तो हमको आइडिया हो जाता है कि हम कैसा एग्ज़ाम में परफॉर्म करने वाले हैं। आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी भी एक अच्छी से तैयारी नहीं होती। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगाइएगा ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है। तो जब भी आप फ्री हो, वीडियो देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँ, तो इससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग एनी वीडियोस। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।